पेन से जो अपन जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। एलिमेंट्स में 5-6 नाम है, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अपन शुरू कर देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या पूछता है एग्जामिनर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने को दिमाग में रखना ही है। ठीक है, इससे अपने को कंफ्यूजन ये नहीं होगा सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है, उससे छोटा पार्ट किसका होता है और उससे छोटा पार्ट किसका होता है। ये थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, एक नाम आपने लिखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा नाम आपने लिखा फैट और तीसरा नाम आपने लिखा प्रोटीन। ठीक है, तीसरा नाम आपने लिखा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में आपने क्वेश्चन बोला मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर डाइट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर डाइट कितना। ठीक है, अपने से पूछेंगे कितना, तब पर बोलेंगे 50 से 70%, 50 से 70%। तो एक तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइट तो है बट कितना हुआ करता है बेसिकली, तब अपन बोलते हैं 50 से 70%। ठीक, ऑफ टोटल डेली एनर्जी इनटेक, एनर्जी इनटेक। ठीक है, तो एक तो बच्चों ये गलती मत कर देना। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, वो क्या कहना चाह रहा है ये देखना है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है कि आपकी थाली में 100 ग्राम खाना है और 50 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा कि साहब अगर आपकी थाली में 100 किलो कैलोरी आ रही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से, तो उसमें से 50 से 70 किलो कैलोरी जो आनी चाहिए वो बेसिकली आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इस बात को विशेष रूप से आप थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा है साहब आपकी थाली में अगर तीनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक, और इस थाली से टोटल एनर्जी आने वाली है 100 किलो कैलोरी मान लेते हैं, तो उसमें से 50 से 70 किलो कैलोरी आनी चाहिए मात्र कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो 50 से 70% को आप बाहर से मत जोड़ लेना। ठीक है, इसका रिलेशन एनर्जी से हुआ करता है बेसिकली, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक, दूसरा सेकंड नंबर पे फैट कितना खाया जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे साहब 15 से 30%, और सबसे कम अमाउंट जो होता है दैट इज 10 से 15%। ठीक, तो दो इन्फॉर्मेशन आप ये भी ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के कैलोरीज की फॉर्म में 50 से 70%, उससे कम हिस्सा होना चाहिए फैट का 15 से 30%, और सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो होना चाहिए प्रोटीन्स का 10 से 15%। ठीक, नेक्स्ट एनर्जी किससे कितनी मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मैक्सिमम जो एनर्जी मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी 1 ग्राम से, 1 ग्राम से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। ठीक, कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। ठीक, बाकी दो से कितनी मिलती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, तब अपन बोलते हैं 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, और अगर एग्जामिनर पूछता है कि साहब सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ करता है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका हुआ करता है प्रोटीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ये हुआ करता है प्रोटीन। ठीक है, तो तीनों पे एक एक क्वेश्चन फिक्स है, जिसका जो आंसर हो वही देना। अगर पूछ रहा है एनर्जी इनटेक की फॉर्म में सबसे ज़्यादा अपने डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 50 से 70% होना चाहिए। अगर वो पूछ रहा है कि नहीं साहब प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है और कितनी देता है, तब नाम आता है आपका फैट का। 1 ग्राम फैट से मिलने वाली एनर्जी होती है 9 किलो कैलोरी। अगर वो पूछता है कि साहब बाकी दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो अपन बोलते हैं प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या प्रति ग्राम प्रोटीन हो, पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन दोनों से मिलने वाली एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वो रहेगा आपका प्रोटीन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ये आपके रहेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, क्यों? प्रोटीन्स के काम देख लीजिए आप। ठीक है, वो बोल रहे साहब हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, तो काफ़ी एंजाइम्स हैं जिनकी नेचर कैसी है, प्रोटीनियस। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनकी नेचर कैसी है, प्रोटीनियस। ठीक है, अगर आप बात करो बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, अगर आप बात करो बॉडी बिल्डिंग की, मसल मास की बात करो, ठीक है, तो भी हम किसका, तब भी हमारी जुबान पे किसका नाम आता है, प्रोटीन्स का। ठीक है, अगर आप बात करो ऑस्मोटिक प्रेशर की, अगर आप बात करो ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, मतलब बीपी रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन, तब भी अपनी जुबान पे किसका नाम आता है, प्रोटीन्स का। तो बेसिकली प्रोटीन्स के काम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट आप नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, फैट से आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, फैट आप नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, थोड़े दिन तक काम चल जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन्स आपकी बॉडी से जा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली अपना जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो तीनों पे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को याद रखने हमेशा के लिए। सबसे बड़ा पार्ट एनर्जी की फॉर्म में 50-70 कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम। सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, कितनी देता है, 9 किलो कैलोरी, बाकी दोनों देते हैं 4 किलो कैलोरी। ठीक, लेकिन ऑल ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो रहेगा अपना प्रोटीन। ठीक, ये तीनों पे आप एक एक क्वेश्चन हमेशा तैयार रखें। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और रिलेटेड वाटर। ठीक है, तो दो फ्लूइड्स पे अपने को स्टडी करके जाने होते हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चन अपने से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला अल्कोहल और दूसरा वाटर। अल्कोहल 9 किलो कैलोरी, बाकी दोनों देते हैं 4 किलो कैलोरी। ठीक, लेकिन ऑल ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो रहेगा अपना प्रोटीन। ठीक, ये तीनों पे आप एक एक क्वेश्चन हमेशा तैयार करके रखें। नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब अगर फ्लूइड्स की बात करें, नेक्स्ट वो कहता है साहब फ्लूइड्स की बात करें अपन, फ्लूइड्स की। ठीक है, फ्लूइड्स में दो फ्लूइड्स है बेसिकली जिन पे एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन करना पसंद करता है। ठीक है, फर्स्ट या तो अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड विद अल्कोहल, या फिर सेकंड अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड वाटर। ठीक है, तो दो फ्लूइड्स पे अपने को स्टडी करके जाने होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला अल्कोहल और दूसरा वाटर। अल्कोहल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, एग्जामिनर कहता है दो आपने नाम सुने होते हैं, एक एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एक आपने सुना होता है मेथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो एग्जामिनर अपने से पूछता है कि दोनों में से कंज्यूमेबल कौन सा, कंज्यूमेबल फॉर्म कौन सी है। कंज्यूमेबल फॉर्म्स मतलब कौन सा अल्कोहल का फॉर्म है विद इन लिमिट्स यूज किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। तो अधिकतर लोगों को पता है एथिल अल्कोहल विद इन लिमिट्स कैन बी यूज्ड, बट मेथिल अल्कोहल इज डेंजरस, मेथिल अल्कोहल डेंजरस। ठीक है, मेथिल अल्कोहल इज पॉइजनस, मेथिल अल्कोहल इज पॉइजनस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा बेसिकली। तो अगर साहब दोनों को ही मेटाबोलाइज करने वाला जो ऑर्गन है दैट इज लीवर, दोनों ही लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं। एथिल अल्कोहल की बात करोगे, एथिल अल्कोहल से जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज एसिटाइल, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, उधर ही आप बात करो मेथिल अल्कोहल की, मेथिल अल्कोहल से भी जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और लास्ट में बनता है फॉर्मिक एसिड, लास्ट में बनता है फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साहब मेथिल अल्कोहल बेसिकली कंज्यूमेबल तो नहीं माना जाता है, ठीक है, तो उसका रीजन होता है फॉर्मिक एसिड में से।
मैथिल अल्कोहल जो पूरा मेटाबोलाइज होता है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है फॉर्मिक एसिड, जो पूरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है टॉक्सिक बेसिकली। ठीक, क्या गड़बड़ करता है फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड करता है ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज, जिसकी वजह से इंसान हो सकता है अंधा, ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से इंसान हो सकता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, रिलेटेड विद अल्कोहल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंज्यूमेबल फॉर्म कौन सा है और कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। वो कह रहे हैं साहब एथिल अल्कोहल जब मेटाबोलाइज होता है तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एसिटाइल और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एसिटिक एसिड। लेकिन मेथिल अल्कोहल जब मेटाबोलाइज होता है तो पहला प्रोडक्ट बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा बनता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक जो एसिड हुआ करता है ये टॉक्सिक हुआ करता है नेचर में। अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है उस नर्व का नाम बताओ, अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है उस नर्व का नाम बताओ जो डैमेज हो जाती है आफ्टर कंजप्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल। तब अपने को नाम लेना होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि साहब मेथिल अल्कोहल की वजह से इंसान में क्या मॉर्बिडिटी की रेट हो सकती है, तो इंसान हो सकता है अंधा, ब्लाइंड हो सकता है बेसिकली। ठीक, तो कौन सा कंज्यूमेबल है और कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा आप एक बार देख के चले जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट पूछते हैं साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट आपसे पूछते हैं साहब उस ऑर्गन का नाम बताइए। नेम द ऑर्गन वेयर अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, नेम द ऑर्गन वेयर एथिल अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड, वेयर एथिल अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो नो डाउट स्टोमक, स्टोमक इज द ऑर्गन वेयर एथिल अल्कोहल इज ऑब्जर्व। ठीक है, क्या काम करता है अल्कोहल? अल्कोहल इंक्रीजेस, अल्कोहल इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, अल्कोहल इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसीलिए आपने सुना होगा कम मात्रा में लिमिट में अल्कोहल लेते हैं तो इंक्रीज इन एपेटाइट देखा जाता है। ठीक है, तो जो सिम्टम आता है दैट इज इंक्रीज इन एपेटाइट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कौन सा कंज्यूमेबल है कौन सा नहीं है। तो एथिल अल्कोहल विद इन लिमिट कंज्यूम किया जा सकता है, मेथिल अल्कोहल इतना कंज्यूम नहीं किया जाता, पॉइजनस हुआ करता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब मेथिल अल्कोहल में प्रॉब्लम क्या है, तो आपको बोलना है जो उसका लास्ट मेटाबोलाइट होता है फॉर्मिक एसिड, वो पॉइजनस हुआ करता है बेसिकली। वो धीरे धीरे ऑप्टिक पाथवे पे असर डालता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, ब्लाइंडनेस होती है, डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ भी हो सकती है। मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व दिमाग में रखना है, ब्लाइंडनेस याद दिमाग में रखना है, डेथ भी देखी जाती है ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा हो तो। ठीक है, सेकंड आपने बात की साहब कौन सा ऑर्गन है बेसिकली जहाँ अल्कोहल ऑब्जर्व होता है, दैट इज स्टोमक। ठीक, क्या टेम्पररी इफेक्ट क्या हो सकता है, तो दैट इज इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, उसकी वजह से स्लाइटली देखी जाती है इंक्रीज इन एपेटाइट स्लाइटली। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं साहब अल्कोहल फॉलोज विच टाइप ऑफ काइनेटिक्स। तो अपने को बोलना होता है अल्कोहल फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, अल्कोहल फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, एट ऑल डोजेस, एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है, कि सब अल्कोहल कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है। फार्मा में आप पढ़ते हो, फार्मा में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हो आप। ठीक है, वो फार्मा काइनेटिक्स में पढ़ते रहना। क्वेश्चन अगर अल्कोहल का आता है तो अपने को बोलना होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। तो कह रहे साहब अगर कोई पेशेंट सपोज ले रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है हमेशा सेम फ्रैक्शन, ठीक है, या सेम परसेंटेज, हमेशा सेम फ्रैक्शन
या सेम परसेंटेज इज मेटाबोलाइज्ड, ठीक है। तो पूरी फार्माकाइनेटिक्स और फार्मा में पढ़ते ही होंगे या पढ़ लेना, ठीक है। क्या अल्कोहल से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या मतलब होता है। तो बोलता है सब अल्कोहल जो काइनेटिक्स फॉलो करता है वो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आप कितना ही इनिशियल अमाउंट ले हो, लेकिन जो फ्रैक्शन जो इसका मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कैसे। सपोज किसी पेशेंट ने लिया 100 ml, मेटाबोलाइज हुआ 10% या 20% मान लो, 20%, 20 ml मेटाबोलाइज। अगर उसने अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है, तो भी ये फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, ही रहेगा, ठीक है। तो 100 का 20% हो गया आपका 20, 2000 का 20% हो गया आपका 200 ml, ठीक है। अमाउंट कितना ही हो, इनिशियल अमाउंट कितना ही हो, 500 ml, ठीक है। तो फार्माकाइनेटिक्स में आप डिटेल पढ़ लेना। जब ड्रग्स मेटाबोलाइज होती है तो काइनेटिक्स हर ड्रग अलग काइनेटिक्स फॉलो करती है। आपको मुझे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अल्कोहल से रिलेटेड पता होना चाहिए। मतलब मैंने आपको समझा दिया है, इनिशियल अमाउंट कितना ही ले लो, ठीक है, इनिशियल अमाउंट आप कितना ही ले लो, ठीक है। तो साहब इट नेवर डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मतलब हुआ करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बनता है आपका। एक आपसे पूछते हैं साहब एथिल अल्कोहल को कौन सी कैटेगरी में रखें, ठीक है। CNS स्टिमुलेंट, ठीक है, कि CNS डिप्रेसेंट, CNS स्टिमुलेंट कि CNS डिप्रेसेंट, ये आप बताइए। सो अगर किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहब एथिल अल्कोहल का अगर फार्मा देखें, फार्माकाइनेटिक्स देखें, मैकेनिज्म देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें, तो कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, CNS स्टिमुलेंट कि CNS डिप्रेसेंट, ये आप सोच के बताइए कौन सी कैटेगरी में आएगा। CNS स्टिमुलेंट कि CNS डिप्रेसेंट, कौन सी कैटेगरी। चलो साहब, ठीक है। तो गलती से भी भूल के भी CNS स्टिमुलेंट मत कर देना। अल्कोहल इज ऑलवेज कैटेगराइज्ड, ठीक है, एज ए CNS डिप्रेसेंट। एथिल अल्कोहल इज ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज ए CNS डिप्रेसेंट, ठीक है। स्टिमुलेंट मत कर देना, ठीक है। कम अमाउंट पे, ठीक है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो अब उसे स्टिमुलेशन नहीं कहा जाता है बेसिकली। कम अमाउंट पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, ठीक है, उसे अपन नाम देते हैं यूफोरिया, वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो मात्र एक एबनॉर्मल बिहेवियर है वो, ठीक है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो अपने को तो एक ही आंसर देना है, ठीक है। एथिल अल्कोहल ऑलवेज एज ए ड्रग बात करें तो इट इज ऑलवेज CNS डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट नहीं बोलते हैं। कम अमाउंट पे बेसिकली यूफोरिया होता है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बेसिकली। लेकिन थोड़ा सा अगर अमाउंट बढ़ाओगे, ठीक है, या उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखो वो एग्जैक्टली वो CNS डिप्रेसेंट ही मानता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मैक्सिमम परमिशिएबल लिमिट ड्राइविंग के हिसाब से पूछते हैं। एक आपसे पूछते हैं साहब मैक्सिमम परमिशिएबल लिमिट ड्राइविंग के हिसाब से इंडिया में कितनी है, मैक्सिमम परमिशिएबल लिमिट ड्राइविंग के हिसाब से इंडिया में कितनी है। तब हमें आंसर करके आना होता है उसका 30 मिलीग्राम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, 30 मिलीग्राम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ तक तो आप ड्राइविंग अलाउड है, इससे अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ड्राइविंग अलाउड नहीं है, तब फाइन लगा करते हैं। एक क्वेश्चन कभी ये पूछ लेते हैं, डेथ कितने पे होती है, तब हमें बोलना होता है 500 मिलीग्राम परसेंट विद इन हाफ एन आवर person is dead, within half an hour person becomes dead,
तो ये 3-4-5 इश्यूज हैं, ठीक है, अल्कोहल से रिलेटेड। ये थोड़ा सा अपने को रिवाइज करके जाने, पढ़ के जाने, ठीक है। पहला आपसे पूछा था कौन सा कंज्यूम किया जा सकता है विद इन लिमिट, एथिल अल्कोहल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है क्योंकि जो उसका लास्ट मेटाबोलाइट होता है फॉर्मिक एसिड, ये टॉक्सिक हुआ करता है। आपसे पूछते कौन सी नर्व डैमेज करता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज करता है। उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर लेवल ज़्यादा है, पॉइजनस है, ठीक है, टॉक्सिक लेवल है, तो डेथ भी हो सकती है। सेकेंड आपसे पूछते हैं साहब कौन सा ऑर्गन है जो एब्जॉर्ब होता है, तो दैट इज स्टोमक, ठीक है। इफेक्ट क्या आता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करता है, इंक्रीज इन एपेटाइट देखी जाती है कम अमाउंट में। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं फार्मा के हिसाब से कि कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, तब बोलना होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उसका सिंपल सा मतलब होता है इनिशियल अमाउंट कितना ही हो, ठीक है, जो आपका मेटाबोलाइज जो रिएक्शन है वो तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में चाहे आप 100, 2000, 5000 कुछ भी, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं साहब एथिल अल्कोहल ऑल ओवर क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट की डिप्रेसेंट, तो आपको हमेशा आंसर करना है सीएनएस डिप्रेसेंट। कम मात्रा पे जो स्टिमुलेशन देखा जाता है वो यूफोरिया होता है, एब्नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है, वो इसका एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है। नेक्स्ट अपने से पूछते हैं साहब इंडिया में ड्राइविंग के हिसाब से लिमिट क्या है, तो अपन बोलते हैं 30 मिलीग्राम% वेट बाय वॉल्यूम। एक कभी कभी ये पूछते हैं कि साहब कितने लेवल पे पर्सन मर भी सकता है, तब अपन बोलते हैं 500 मिलीग्राम% अगर परसेंट, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर पेशेंट पर्सन कैन बिकम डेड, ठीक है। तो ये 5-6 जो इश्यूज है अल्कोहल के जो आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखे जाने हैं। नेक्स्ट एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखे जाते हैं वाटर पे, ठीक। तो वाटर के क्वेश्चंस को लेके आप बेसिकली रूल दिमाग में रखना, ठीक है। रूल रहेगा आपका 60-40-20 रूल, 60-40-20 रूल, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे। 60-40-20 रूल क्या मतलब होता है 60-40-20 का, देख लेते हैं। 60% का मतलब होता है कि साहब 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, इज ओनली वाटर, इज टोटल बॉडी वाटर, इज टोटल बॉडी वाटर। मतलब अगर कोई 70 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है, तो उसमें 42 किलोग्राम तो ओनली वाटर। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज इक्वल टू टोटल बॉडी वाटर। क्लासीफाई किया हुआ है उसको दो भागों में, क्लासीफाई किया है उसको दो भागों में। एक होता है कोशिकाओं के अंदर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ICF, एक होता है कोशिकाओं के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECL, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 40, ठीक। तो इस रूल से तो कह रहे सब टोटल बॉडी वेट का अगर आप देखोगे 60% तो टोटल पानी, ठीक है। आपके बॉडी वेट का 40% हिस्सा ICF, आपके बॉडी का 20% हिस्सा जो है वो EC। तो अपने से पूछा जाता है कि किसका कितना प्रतिशत है हमारी बॉडी में, तो आप 60-40-20 रूल से थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना। ECF की बात करें, ECF को कैसे बांटा गया है, ECF को कैसे बांटा गया है, ठीक है साहब। ECF की बात करोगे तो कह रहे साहब ECF में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो तो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल